हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आ सकती हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी इनके आने के चांसेस है। और दूसरी अगर हम बात करें दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जो फॉर्म्स है और साथ ही साथ एग्जाम वो कब होंगे, तो सबसे पहली बात अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद ठीक 1 या 1.5 महीने बाद आपका जो डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा वो एंट्रेंस का वो किया लिया जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये आपका 12th मतलब कि क्लास 12th का जब रिजल्ट आता है उसके बाद ही लिया जाता है, मतलब कि उसके बाद ही इसके फॉर्म वगैरह निकलते हैं। देन उसके कुछ 1 1.5 महीने बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो वीडियो वो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये अपनी जो फर्स्ट वीडियो होगी तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी ना वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी पहली वीडियो है और इसमें हम 20 क्वेश्चंस जानेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं वो कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। मतलब पूछा गया कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया था वो कौन से साल में आया था, तो वो आया था 1946 में। ठीक है, जब अपना भारत मतलब कि जो भारत है ना उसके दो टुकड़े होने वाले थे तब ये आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक तो भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। ठीक है, 1947 में ही हमारे जो थे भारत के दो टुकड़े हो चुके थे, भारत खंडित हो चुका था। ठीक है, उससे पहले ये क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आ चुका था भारत में 1946 में। दूसरी अगर हम बात करें मुस्लिम लीग, ठीक है, एक और बात है इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और बताता हूँ कि ये कब आया था। पूरी अगर बात पूछी जाए तो 24 मार्च 1946 में आया था, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। दूसरी अगर हम बात करें तो देखो दूसरा क्वेश्चन बोला था मुस्लिम लीग, ये एक पार्टी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस साल की गई थी। तो इससे पहले अगर एक और हम बात करें कि मुस्लिम लीग को छोड़कर, मतलब कि देखो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करें कि भारत के अंदर, ठीक है, कौन सी पार्टी सबसे पहले आई थी, तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें वो कब आई थी, तो वो आई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में क्या होती, कांग्रेस सरकार जो थी वो, मतलब कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो बन चुकी थी, उसकी स्थापना हो चुकी थी। दूसरी अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है मुस्लिम लीग। और पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पहली पार्टी कौन सी है, तो वो है कांग्रेस। कब आई थी, 1885 में उसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग कब आई थी, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1906 में। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, वो है अपना प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो है नौरोज का प्रवर्तन किससे माना गया है? मतलब कि किसने किया, सॉरी। ठीक है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया, तो वो थे बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या करा था, प्रसिद्ध जो फारसी त्योहार है जिसका नाम है नौरोज, उसका क्या किया था, प्रवर्तन किया था। तो वो थे बलबन, इतना याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन है अपना प्राचीन काल में, मतलब कि जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री है उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए, कोई भी अगर हमें कोई सामग्री वगैरह या स्रोत सामग्री लिखनी है तो उसके लिए सबसे प्रयुक्त भाषा, मतलब कि प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी जो नॉर्मली यूज होती थी, तो वो थी ब्राह्मी। ये आपको याद रखना, ब्राह्मी जो थी वो भाषा थी प्राचीन काल में। ठीक है, स्रोत लिखने के लिए, स्रोत सामग्री वगैरह लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, ब्राह्मी। और एक और बात, प्राचीन काल में अगर पूछा जाए ना सबसे ज्यादा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी या कौन सी लिपि थी, तो आपको ये लिख के आना है ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन, वो है आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी जो है उसके लेखक पूछे गए हैं, तो वो ये मुगल काल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या लिखी थी, आईने अकबरी लिखी थी। फिर इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के पहले वायसराय। और अगर हम बात करें कि बंगाल का, ठीक है, बंगाल के अंदर क्या था, एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम क्या था, वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, वो थे लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे कौन, बंगाल के। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बंगाल मतलब कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पे पहली बार महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ये आपको याद रखना है।
बंगाल से रिलेटेड है और महाभियोग से रिलेटेड है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और महाभियोग किस पे चलाया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। फिर इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन आता है अपना, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य के देखो दो और नाम है चाणक्य के अलावा। तो पहली बात है, बचपन में उनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो था विष्णुगुप्त। लेकिन इनका एक और नाम है जो प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, इनका दूसरा नाम और क्या है, मतलब तीसरा नाम, चाणक्य पहला हो गया, बचपन का नाम विष्णुगुप्त हो गया, और प्रसिद्ध नाम कौन सा है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य आ जाए, चाणक्य आ जाए, विष्णुगुप्त आ जाए, एक ही बात है। लेकिन बचपन का नाम क्या रहेगा उनका? विष्णुगुप्त। अब ये पूछ ले कि चाणक्य की जगह ये पूछ लिया आपसे, कौटिल्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो भी आपको विष्णुगुप्त लिखना है, क्योंकि बचपन का नाम उनका विष्णुगुप्त ही था। तो आई होप आपको 7th क्वेश्चन तक जितनी भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन बताई है, क्वेश्चन के आंसर बताए, और क्वेश्चन, और इसके अलावा मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताए आपको, वो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो होगी अपनी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होगी, तो उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बाकी अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन जो अपना, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो देखो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो पहले ये जानते हैं कि सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा वो प्रथा थी, ये पहले होती थी, ठीक है, अब इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और किसने समाप्त किया था वो तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो पहले हम बात करते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें जब किसी के मतलब कि विवाहित जोड़ा है, तो उसमें अगर पति की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, ठीक है, चाहे वो बीमार हो कैसे भी हो, हम्म, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है, तो या फिर हत्या हो जाती है, तो उसके बाद जब उसकी चिता जलाई जाती थी, तो उसमें क्या होता था, उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या थी, एक प्रथा थी, सती प्रथा। तो इसका उन्मूलन किसने किया? और ये हिंदू में प्रथा थी, ठीक है, हिंदू सती प्रथा थी ये, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम और बाकी धर्मों में इसको नहीं माना जाता था। बस ये हिंदू धर्म के लिए बनाई गई थी कि हिंदू धर्म में कोई भी विवाहित जोड़े में अगर पति की मृत्यु हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, या फिर किसी भी कारणवश से अगर वो मृत्यु हो गया है, तो उसके बाद उसकी पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। तो ये होता था, और ये हिंदू के अंदर होता था। और दूसरी बात, इसका उन्मूलन किसने किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? इसका उन्मूलन किया था। लेकिन इसके साथ अगर मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दूं कि सती प्रथा का उन्मूलन किया तो विलियम बेंटिक ने था, लेकिन इनका समर्थन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन करने में समर्थन किसने किया था? देखो सती प्रथा को खत्म तो विलियम बेंटिक ने किया, ये तो क्लियर है। लेकिन जब ये उन्मूलन कर रहे थे तो इनका साथ और लोगों ने भी दिया था। तो उनमें मुख्य है राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा का उन्मूलन करने में किसने साथ दिया था विलियम बेंटिक का? राजा राम मोहन राय। ठीक है, मुख्य के नाम बताना, वैसे किया तो और लोगों ने भी था, लेकिन राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान था सती प्रथा का उन्मूलन करने में। ठीक है, लेकिन उन्मूलन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, समर्थन किसने किया था उन्मूलन करने में? वो थे राजा राम मोहन राय। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, रुपया नाम का जो नया सिक्का था वो पहली बार किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, पहले शेरशाह सूरी, इनको किसी और ने नाम दिया है। ठीक है, इनका नाम पहले कुछ और था, तो बाद में इनका क्या हुआ, शेरशाह सूरी नाम रख दिया गया है। 10वां देखो, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? मतलब कि धार्मिक गुरु वो होते हैं जो उनको धर्म की शिक्षा देते हैं, ठीक है, धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो थे रामदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर आया था, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको सभी जानते हैं, गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो इनको महात्मा किसने कहा? देखो पहले मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे उनको, और गांधी जी बोलते थे, लेकिन बाद में इनको ना महात्मा की उपाधि दी गई थी किसी के द्वारा। ठीक है, इनके नाम के आगे जैसे आज हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वही है जिन्होंने हमारे भारत का क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन, ठीक है, वो लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, देखो पहली बात, अगर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर ये आ जाए कि राष्ट्रगान जो है भारत का किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर इसके बाद देखो अपना जो 12वां क्वेश्चन है वो है, दिल्ली में हौज खास, जो दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जानते होंगे हौज खास कहाँ पर है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हौज खास जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 12वां क्वेश्चन पूछा ही गया है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था?
ठीक है, लोकेशन के साथ पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, खिलजी जो है ना एक डायनेस्टी थी, आपको याद होगा कि ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है और 5 डायनेस्टी जो थी दिल्ली पर राज करनी थी। ठीक है, पहले कौन थी, मतलब कि गुलाम वंश हो गया, ठीक है, सैयद वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, और अपना क्या बोलते हैं लोधी वंश हो गया, और खिलजी वंश हो गया। ठीक है, तो खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आता था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह वगैरह ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे दिल्ली के अंदर राज करने मतलब कि आए थे। और दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जो दिल्ली सल्तनत से संबंध रखते हैं और इनका संबंध खिलजी वंश से है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं और 5 वंशों में से एक वंश है खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं एक बार डायग्राम के थ्रू बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि दिल्ली जो सल्तनत है उसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, और साथ ही साथ वो जो अपनी दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर कौन कौन से वंश आते हैं, उसके अंदर कौन कौन से राजा आते हैं उन वंशों के अंदर, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें 13वां क्वेश्चन अपना है शाहजहाँ। ठीक है, ये मुगल काल का है क्वेश्चन। शाहजहाँ जामा मस्जिद में जब जाता था वो किस दरबार मतलब कि किस गेट से, द्वार से प्रवेश करता था, एंटर किस गेट से करता था। ठीक है, वो बताना आपको। कई सारे गेट थे, उत्तर मतलब कि उत्तरी प्रवेश द्वार था, पूर्वी प्रवेश द्वार था, पश्चिमी था और दक्षिणी था। ठीक है, तो उनमें से ये किस द्वार से प्रवेश करता था जामा मस्जिद में। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना मुगल काल का है। ठीक है, शाहजहाँ आपको पता ही होगा। तो जो शाहजहाँ था जामा मस्जिद में पूर्वी प्रवेश द्वार से जाता था, मतलब कि एंटर करता था जामा मस्जिद के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें 14 नंबर पर जो क्वेश्चन अपना 14वां क्वेश्चन। ठीक है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। तो पहले एक और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो महाकाव्य है ना वो दो है, एक महाभारत है और दूसरा कौन सा है, रामायण। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि दो महाकाव्यों के नाम बताइए। दो तो क्या इनमें से निम्नलिखित में क्वेश्चन मतलब कि अपने होते हैं ना एमसीक्यू टाइप में, तो पूछा जाएगा कि आपसे कि किसी मतलब कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है। तो अगर उसमें रामायण होगा, महाभारत होगा, और ये पूछा जाएगा तीसरा कि दोनों, और पूछा जाएगा कि दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके कि मतलब कि दो कह रहा हूँ, महाकाव्य के नाम बताइए। ठीक है, इनमें से महाकाव्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे दिया महाभारत, दूसरा दे दिया आपको रामायण, तीसरा दे दिया दोनों, और फोर्थ दे दिया दोनों में से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा आंसर, सी, दोनों है। महाभारत और रामायण ये दोनों के दोनों क्या है, महाकाव्य है। और इसमें पूछा गया क्वेश्चन में महाभारत का मौलिक नाम क्या था, महाभारत का मेन जो नेम है वो क्या है। ये महाभारत तो बाद में रखा गया है, इससे पहले क्या बोलते थे, तो ये था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता क्या है, महाभारत का मौलिक नाम है। इसके बाद देखो 15वां क्वेश्चन है अपना, विजयनगर के कृष्णदेवराय। विजयनगर जो था ना अपने दक्षिण की ओर आता है ये। ठीक है, भारत के अंदर दक्षिण के अंदर आता है ये। तो विजयनगर जो था उसमें एक राजा हुआ करता था कृष्णदेव राय, बहुत ही प्रसिद्ध राजा है विजयनगर के। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, तो वो थे राजकवि अलसनी पेद्दना। याद रखना आपको, अलसनी पेद्दना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजयनगर के जो क्वेश्चन है कई ज़्यादा आते हैं, तो अगर हिस्ट्री में से आते हैं ना तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने देखा होगा, तो उसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम और करेंगे। तो देखते हो जो बताया गया विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनका राजकवि कौन था, तो वो थे अलसनी पेद्दना। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस नगर से है, तो याद रखना विजयनगर से है। इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन अपना, इब्न बतूता किसके राज दरबार में भारत आया था। तो एक और मैं बात अपनी ऐड करना चाहूंगा कि इब्न बतूता, देखो ये भारत का व्यक्ति नहीं था, ये क्या था बाहर से आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भारत के अंदर आज भी आते हैं, कुछ लोग व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने मतलब कि कुछ लिखने वगैरह के लिए आते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई लेखक है तो वो क्या करता है, अपनी पुस्तक जब लिखता है तो वो भारत के बारे में अगर कुछ लिखना चाहता है, जैसे मान के चलो कोई ब्रिटेन का व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन है, वो क्या करता है भारत आता है, क्यों, अगर वो राइटर है भारत आता है, क्यों, वो अपनी बुक लिखना चाहता है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ लिखना चाहता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी वगैरह कैसी है, या फिर इंडिया के जो मार्केट वगैरह वो कैसे हैं, तो इनके बारे में। तो अलग अलग व्यक्ति समय समय पर अलग अलग समय पर क्या करते रहते हैं, भारत का दौरा करते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरी बात कुछ लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये इब्न बतूता एक यात्री था। ठीक है, ये भारत में आया था, और
जब ये भारत में आया था तो उस समय तुगलक वंश का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था इब्न बतूता के समय। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था रीला। रीला नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। और जब ये भारत में आया था तो भारत में तुगलक डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 12वें क्वेश्चन में, अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आते हैं। और तुगलक डायनेस्टी भी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है। टोटल दिल्ली सल्तनत कितनी थी? 5 वंश आते हैं, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश में एक आते हैं बहुत फेमस, मोहम्मद बिन तुगलक। उनके शासन में कौन था? इब्न बतूता भारत आया था। तो ये याद रखना है, ठीक है। थोड़ी कहानियाँ आपको याद करनी पड़ेगी, मैं समझा दूंगा मैं आपको। और फिर देखो 17वां क्वेश्चन अपना है, चोल शासक, ठीक है। चोल शासक जो थे राजा, किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक है, चोल शासक के अंदर बहुत सारे राजा हैं। तो चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के भक्त थे? तो वो थे शैव धर्म, शिव धर्म को मानते थे, शिव जी की पूजा करते थे। फिर इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन किसने समुद्रगुप्त को ये नाम दिया था, भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो डॉक्टर वी ए स्मिथ, ठीक है, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? डॉक्टर वी एस स्मिथ, ये आपको याद रखना है। अब आता है इसके बाद 19वां क्वेश्चन, ठीक है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। और बात करें कि जैन धर्म में टोटल कुल तीर्थकर कितने हैं, तो 24 हैं। 24वें पे कौन से हैं? महावीर है, ठीक है। और महावीर को जैन धर्म का बहुत ही मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो मेन जो मूल है ना, मूल वो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने जो महावृत होते हैं ना जैन धर्म के, ठीक है, 4 तो महावृत थे, लेकिन उन्होंने 5वां एक ऐसा ऐड कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो इसलिए क्या है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर है वो कौन थे? महावीर थे। फिर इसके बाद देखो अपना जो 20वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन जो थे ना, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन गंगू, ठीक है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम मतलब कि रियल नेम क्या था? हसन गंगू। तो अलाउद्दीन का बाद मतलब कि जो नाम है वो बाद में पड़ा था। तो ये अपने जो है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, और इनके कई चांसेस भी आने के। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके बाद हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। आज या कल में मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो विद आंसर के साथ तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये 20 क्वेश्चन नाम के हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन के साथ आपको ना पूरी जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर कराते चलूंगा। जैसे मान के चलो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन तो थे, लेकिन हमने कुछ और भी ऐड करे थे ना, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में की गई थी, ठीक है। जो अपनी दिल्ली सल्तनत है उसमें कितने वंश थे? 5 वंश थे, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी हो गई, गुलाम वंश आया था, और साथ ही साथ खिलजी आ गया, सैयद आ गया, लोधी आ गया। तो ये थे जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। और कुल जो तीर्थकर है जैन धर्म के अंदर वो कितने हैं? 24 हैं, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने नाम दिया था नेपोलियन मतलब कि समुद्रगुप्त को? डॉक्टर वी ए स्मिथ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, देखो हम जो इसमें 20 क्वेश्चन थे उसके साथ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि 25 से 26 क्वेश्चन हमने इसमें तैयार कर दिए, ठीक है। जो रिटर्न में है वो तो 20 हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ ओरल भी करे थे, तो उसके साथ साथ आपको याद हो गया होगा। तो 1 से 2 बार अगर आप ये वीडियो देखोगे दोबारा, ठीक है, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्या होंगे डीप में, मतलब कि डीप में कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं 20, और साथ साथ जो प्लस में मैंने आपको स्टोरी वगैरह बताई है अभी, ठीक है, थोड़ी सी, तो वो भी आपको क्या होगी, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। एक बारी में कुछ याद नहीं होता है, एक बारी में कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब आता है एक तरीके से 100 में से 30% अभी तक हुआ होगा। अगर आपको 50 से 60 प्लस करना है तो आपको दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़ेगी, चाहे आप इसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। और ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।